फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का इसमें लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्धचालक युक्तियाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और ये लास्ट चैप्टर है हमारा क्लास 12th की फिजिक्स का। और इससे पहले हम लोग 13 चैप्टर तक अपने सिलेबस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी हमारे जो है वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं जाकर। तो इसमें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अर्धचालक युक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक, तो अगर आपको ये समझाया जाए, अगर मैं यहाँ बात करूँ पदार्थ की अगर मैं बात करूँ तो प्रकृति में पदार्थ जो होते हैं हमारे ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे ये पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 3 प्रकार? 3 प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है इसमें चालक, और या इसी को बोलते हैं सुचालक। इंग्लिश में बोला जाता है इसको कंडक्टर। दूसरा होता है इसमें अचालक, इसको बोलते हैं कुचालक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। तीसरा हमारा होता है इसमें अर्धचालक, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, अगर यहां पर बात की जाए चालक पदार्थ क्या होते हैं तो ये हम अब तक इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं कि चालक क्या होते हैं या चालक क्या होते हैं। अगर आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाए चालक क्या होते हैं तो परिभाषा इसकी दी जाएगी कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा मात्रा में होती है और इनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है, उन्हें हम चालक कहते हैं, है ना। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि चालकों में धारा प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये हम चैप्टर 3 में पढ़ के आए थे। अगर 1 मीटर क्यूब आयतन का कोई हमारे पास धातु का टुकड़ा है तो उसके संपूर्ण आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 की पावर 29। चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके जितने भी धातुएं होती हैं, जैसे आपका चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये सारे क्या हो गए? आपके चालक हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं अचालक पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, अचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, नेग्लिजिबल होती है, नहीं होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। इक्का दुक्का अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे भी तो उनसे धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, होती ही नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अचालक। और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अचालक पदार्थ। एग्जाम्पल क्या है? जैसे देखिए मेरे पास ये एक अचालक पदार्थ है, प्लास्टिक अचालक पदार्थ होती है, रबड़ अचालक पदार्थ होती है, कपड़ा अचालक होता है ना। तो ये सारे पदार्थ हमारे कौन से हैं? अचालक पदार्थ हो गए। ठीक, उसके बाद सबसे खास पदार्थ जिन पदार्थों पे हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अभी तो हम केवल एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब हम क्लास 12th को पार कर जाएंगे, जब क्लास 12th आपका हो जाएगा, उसके बाद इस अर्धचालक पदार्थों की पूरी एक ब्रांच को बना दिया गया है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ आप बीटेक में या जो है पॉलिटेक्निक में जाएंगे तब आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक, या फिर बीटेक में आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक। तो उसमें क्या है, हम लोग अर्धचालकों के बारे में ही डिस्कशन करते रहते हैं कि इनमें क्या खास बात है, क्या है, क्या क्या इनके उपकरण बनाए जाते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ हमें क्लास 12th की फिजिक्स में केवल
इनको एज एक चैप्टर के बारे में, एक चैप्टर के लिए बस पढ़ना है हमें। लेकिन हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा जो चीज़ों की जो शुरुआत होगी वो यहीं से होगी। ठीक, अर्धचालक होते क्या हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे। अर्धचालक क्या होते हैं, जैसे इसके नाम से लिखा है अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो आधा क्या होगा, ये चालक होगा, और आधा क्या होगा, ये अचालक होगा। आधा चालक है और आधा अचालक है। और चालक क्या होते हैं, जिनमें धारा प्रवाहित हो जाती है, अचालक क्या होते हैं, जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये क्या होंगे फिर, ये आधे चालक हैं और आधे अचालक हैं। तो रीजन क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये अचालक कब है और चालक कब है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। अगर मैं अर्धचालक की बात करूं तो अगर हम इसको गर्म कर देंगे, गर्म, इसका अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने अगर अर्धचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाया, इसको गर्म किया, तो याद रखना ये वर्क करने लगेगा किसकी तरह, चालक की तरह। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये फिलहाल बात की बात है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें इसी को अच्छे से पढ़ना है, अर्धचालकों के बारे में। अगर आपने इसका क्या बढ़ाया, ताप बढ़ाया, ताप को बढ़ा दिया, तो ये बन गया चालक। ठीक है। और अगर आपने इसका ताप नहीं बढ़ाया, अगर ये नॉर्मल अवस्था में ही है, नॉर्मल मतलब सामान्य अवस्था है, जो अवस्था में ये मिला था वैसे ही अवस्था है इसकी, ना ताप बढ़ाया ना घटाया, तब ये काम करेगा एक अचालक की तरह। कैसे वर्क करेगा, अचालक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग अर्धचालक। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल क्या, इसकी परिभाषा क्या होगी, वे पदार्थ जिनमें समानता, समानता का मतलब हो गया सामान्य तौर पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो अचालक हो गए हमारे, है ना। और जब हम इनको गर्म कर देते हैं, इनका तापमान बढ़ा देते हैं, तब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक। क्या बोला जाता है, अर्धचालक। और प्रकृति में हमारे दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम, और एक गैलियम को भी माना जाता है, गैलियम। लेकिन ये सबसे बड़े हमारे अर्धचालक पदार्थ है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इसका यूज इनके कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन ये हमारे मेन सेमीकंडक्टर्स हैं। और आज अगर हम अपने चारों तरफ जितनी भी टेक्नोलॉजी लगातार जो बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी, उन सभी में जो सबसे बड़ी जो देन है, जो योग्यता है, वो हमारी अर्धचालक पदार्थों की है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अर्धचालक पदार्थों का हम लोग यूज कहां करते हैं, तो हर उस जगह सेमीकंडक्टर पदार्थों का यूज किया जाता है जहां पर चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं। जहां पर भी चीजें ऑटोमेटिक समझ लो हो रही हैं, वहां पर सेमीकंडक्टर पदार्थ का यूज हुआ है, वहां पर सेमीकंडक्टर पदार्थ लगा है। ठीक है, जैसे आपने स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी, स्ट्रीट लाइट्स रोड पे लगी होती हैं, तो होता क्या है, जैसे ही उसका टाइम होता है वो अपने आप जलने लगती है, और जब उसका टाइम होता है तब वो बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है कोई उसको बंद करता है या खोलता है जाके, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसमें एक जो है यंत्र लगा होता है TDR, टाइम डिले रिले। तो जो हम टाइम डिले रिले बनाते हैं वो भी हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर पदार्थों से ही जोड़ घाट के बनाते हैं। ठीक है ना। या आपने देखा होगा किसी मॉल में या किसी जगह पर अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं, उसे कोई खोलता नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें सेंसर लगे होते हैं। तो जितनी भी ऑटोमेटिक चीजें होती हैं हमारी, वो सब सेमीकंडक्टर पर आधारित हैं। और ये हमारा AI और रोबोटिक्स का ज़माना है। तो ये सब किससे पॉसिबल हो पाया, ये हमारा सारा का सारा अर्धचालक पदार्थों से पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर इतना बड़ा था, जितने बड़े कमरे में आप इस वीडियो को देख रहे हो, इतना बड़ा कमरा, उस कमरे में हम लोग एक कंप्यूटर रखा करते थे, इतना बड़ा सबसे पहला कंप्यूटर था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, आज की डेट की अगर मैं बात करूं, तो छोटा सा जो बिस्किट होता है, इतना बड़ा होता है, लगभग इतना बड़ा भी आपको मार्केट में कंप्यूटर मिल जाएगा। तो ये सब कैसे हो पाया, ये सब हमारा
सेमीकंडक्टर पदार्थों की मदद से हो पाया। ठीक है, सेमीकंडक्टर पदार्थ की मदद से हो पाया ये। ठीक है, तो आज हमारे पास एक छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है जो हम अपने फ़ोन में डालते हैं। अब तो हमारे फ़ोन के ही जो मेमोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की आने लगी हैं, 256 512 GB में आ गई अब तो, है ना। तो मेमोरी कार्ड का यूज़ बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड का आकार इतना बड़ा होता है। और जब पहला जो मेमोरी कार्ड था, जब दुनिया में उसको बनाया गया था, तो इतना बड़ा ये मेमोरी कार्ड था, इसको 2 आदमी तो उठा के लगाते थे उसके अंदर, इतना बड़ा मेमोरी कार्ड था पहले ये। कहाँ ये, और जबकि इसके कंपैरिजन में ये वाला कई हजार गुना बेहतर है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसकी अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो MB में हुआ करती थी, MB में, GB में। MB में अगर किसी की कैपेसिटी होगी, आज हम अपने एक अच्छे फ़ोन से अगर एक आध फ़ोटो भी खींच लें तो वो भी जो है 8-10 MB में चला जाता है। मतलब इतने बड़े मेमोरी कार्ड में हम लोग बस कुछ फ़ोटो ही स्टोर कर सकते थे। और जबकि ये छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, आप मार्केट में जाओगे ना तो TB में आपको मिल जाएगा ये 128 GB, 512 GB, TB में भी मिल जाता है ये। अब आप सोचो ये कहाँ इतना बड़ा और ये कहाँ इतना छोटा। तो ये सब किससे संभव हो पाया? ये सब हमारा बेटा संभव हो पाया है सेमीकंडक्टर पदार्थों की मदद से। ठीक है, जहां पर भी चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं, चाहे कार का ऑटोमेटिक चलना हुआ, अब तो कार भी ऐसी आ गई हैं जो ऑटोमेटिक हैं, अपने आप पार्क हो जाती हैं कारें, है ना। या आपने कहीं किसी हॉस्पिटल में या किसी कॉलेज में गए हो, तो जैसे हम लोग वॉशरूम को यूज़ करके हाथ आगे बढ़ाते हैं तो टंकी से पानी अपने आप आने लगता है, और जैसे ही पीछे ले जाते हैं और उसका पानी जो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो उसमें सेंसर लगे होते हैं, वो सेंस करते हैं। या डस्टबिन आपने देखा हो, डस्टबिन में जैसे ही हम कचरा डालने जाते हैं उसका मुंह खुलता है, हम डालते हैं, फिर अंदर बंद हो जाता है वो। तो ये जितनी भी ऑटोमेटिक चीज़ें हैं ये सब हमारी सेमीकंडक्टर पर आधारित है। ठीक है, तो यही हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। और इन्हीं सब का अध्ययन हम लोग आगे जब इंटर करने के बाद में कुछ लोग पॉलिटेक्निक, बीटेक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ इसकी एक अलग ब्रांच ही बना दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक। उसमें हम केवल अर्धचालक युक्तियों पर ही बनी चीज़ें और इन्हीं पदार्थों की गुण विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकार की हमारी चीज़ें होती हैं, एक होती हैं इलेक्ट्रिकल और एक होती हैं इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और इलेक्ट्रिकल वेस्ट। इलेक्ट्रिकल वेस्ट वे चीज़ें होती हैं, वे उपकरण होते हैं जिनको ऑपरेट होने के लिए, चलने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ें। ठीक है, और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक, जो कम वोल्टेज में भी ऑपरेट हो जाती हैं, अपने काम को करने के लिए सक्षम होती हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल से, जैसे हमारा जो सीलिंग फैन होता है, पंखा, ये हमारा इलेक्ट्रिकल बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल है वो। अगर वोल्टेज कम आएगा, वोल्टेज कम होगा तो पंखा नहीं चल पाएगा, अपनी स्पीड से नहीं चलेगा पंखा। ठीक है, या हमारी वॉशिंग मशीन होती है, उसको भी चलने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है। हमारा फ्रिज होता है, हीटर होता है, मोटर होती है, इन सभी को चलने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो ये सब हमारे इलेक्ट्रिकल हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हमारी कौन सी होती है? जैसे हमारा जो फ़ोन होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अब वो जो LCD चल रही हैं, LCD जो पतली होती हैं, दीवार में लगा देते हैं, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक है। उनको ऑपरेट होने के लिए कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, और हमारा इसमें क्या हो सकता है, जैसे हमारा लैपटॉप होता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इन पदार्थों का इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो पहले इसमें थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं जिससे और अच्छी क्लैरिटी आ जाए, फिर हम लोग इन पदार्थों की ओर बढ़ते हैं कि अर्धचालक पदार्थों में आखिर क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनमें
जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है तथा इनमें वैद्युत धारा का प्रभाव, वैद्युत धारा का प्रभाव आसानी से होता है, आसानी से होता है, आसानी से होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके जैसे चांदी हो गई, चांदी, फिर आपका कॉपर, चांदी है, कॉपर है, और उसके बाद आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, और अप्रोक्सीमेटली सारे धातुएं इसकी कैटेगरी में आती हैं। लेकिन सबसे अच्छे अगर मैं चालक की बात करूं, नेचर में सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है, उसके बाद कॉपर आता है। लेकिन हम चांदी से ज़्यादा कॉपर का यूज़ करते हैं क्योंकि चांदी जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में महंगी होती है। ठीक है, तो हम जो अपने घर में वायरिंग वगैरह करते हैं वो कॉपर की तारों की करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि चांदी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत दूसरा हमारा क्या था इसमें? आचालक। आचालक, आचालक या इन्हीं को क्या बोलते हैं? कुचालक। कुचालक ये कौन से पदार्थ होते हैं? बेपदार्थ। इसकी परिभाषा लिखेंगे, बेपदार्थ, बेपदार्थ जिनमें, बेपदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, नगण्य होती है, जिस कारण इनमें, जिस कारण इनमें, इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप समझ सकते हो किससे हमारे करंट नहीं लगता है। और अगर मैं सबसे अच्छे अचालक पदार्थ की अगर बात करूं तो वो होता है अभ्रक, जिसको हम माइका भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें? लकड़ी हो गई आपकी, लकड़ी, लकड़ी है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक, ये रबड़ है आदि। तो ये हमारे सब कौन से पदार्थ हैं? ये सब आचालक पदार्थ हैं। और सबसे अच्छा अचालक पदार्थ हमारा कौन सा होता है? अभ्रक। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ लेते हैं किसके बारे में? अर्धचालक पदार्थों के बारे में। अर्धचालक, अर्धचालक इनको बोला जाता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर। तो क्या होते हैं सेमी कंडक्टर? वे पदार्थ जो जिनमें सामान्यता वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन जब इनको गर्म कर दिया जाता है, इनका ताप बढ़ा दिया जाता है, तब इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनमें समानता वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है,
प्रवाहित नहीं होती है, जबकि इनका ताप बढ़ा देने पर, जबकि इनका ताप बढ़ा देने पर वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। उन्हें क्या कहते हैं? अर्धचालक। एग्जाम्पल इसके आप लिख देंगे। उदाहरण क्या लिखेंगे? उदाहरण में क्या हो जाएगा? उदाहरण आपका इसमें हो जाएगा सिलिकॉन, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? SI। और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? जर्मेनियम, जिसको बोलते हैं GE। ठीक है, तो ये इसके दोनों क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। अब हमें इसमें डिस्कस करना है चालक, अचालक और अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या ऊर्जा बैंड के आधार पर। और ये एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग इसमें चालक, अचालक और अर्धचालक पदार्थों की ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। हम लोग ऊर्जा बैंड के आधार पर अचालक, चालक व अर्धचालक पदार्थों की क्या पढ़ेंगे? व्याख्या पढ़ेंगे। और ये सीधा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम लोग व्याख्या और क्या होते हैं ऊर्जा बैंड, ये समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले अचालक की करेंगे, फिर चालक की पढ़ेंगे और फिर अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। अगर अच्छे से पहले आप इसको समझ लेंगे तो लिखना और एक एक नंबर के क्वेश्चन जो भी बनेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके किसके बारे में पढ़ेंगे? अचालकों के लिए। किसके लिए? अचालकों के लिए। यहाँ पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको अचालकों के लिए। ठीक है, अचालकों के लिए देखिए, पदार्थ कोई सा भी हो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, है ना। तो ऊर्जा बैंड क्या होता है? देखिए, 2 प्रकार के बैंड होते हैं हमारे, 2 प्रकार के बैंड होते हैं, 2 प्रकार के बैंड। बहुत अच्छे से पहले इसको समझ लें आप। 2 प्रकार के ये बैंड होते हैं हमारे। एक बैंड ये है, जो नीचे वाला ये बैंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी। कौन सा बैंड? संयोजी बैंड। संयोजी बैंड एक होता संयोजी बैंड। संयोजी जो बैंड होता है, ये वह बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपस में बंध के द्वारा, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। पदार्थों के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी बैंड। और एक होता है हमारा चालन बैंड। क्या होता है? चालन बैंड। हम पढ़ रहे हैं अचालकों के लिए, अचालकों के लिए। तो ये पूरा हमारा संयोजी बैंड है। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे और आपस में ये जुड़े होंगे। आपस में क्या होंगे? ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। किस बंध से? सहसंयोजी बंध से जुड़े होंगे। अब जब ये बंध से जुड़े हैं, अगर इसमें हमें धारा प्रवाहित करानी है तो इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त होना पड़ेगा। मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको अपने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। सही है। तो एक हो गया हमारा संयोजी बंध, जहां पर किसी भी पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सहसंयोजी बंध से जुड़े रहते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले बॉन्ड की, बैंड की, तो दूसरा वाला बैंड हमारा यहां होता है। देखिए ऊपर, ये ऊपर होता है दूसरा वाला बैंड।
कहाँ होता है? दूसरा वाला बैंड ये ऊपर होता है ऐसे। इस ऊपर वाले बैंड को हम लोग बोलते हैं चालन बैंड। चालन बैंड। कौन सा बैंड है? ये हमारा चालन बैंड है। और इस चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हो, चालन का मतलब चलने फिरने वाले। और चलता फिरता कौन है? जो मुक्त होता है, जो आजाद होता है ना। और इलेक्ट्रॉन आजाद कहां से होंगे? पहले इनको यहां से आजाद होना पड़ेगा, और यहां से आजाद होने के बाद में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको पार करके चालन बैंड में पहुंचा जा सकता है। चालन बैंड में इसको पार करके पहुंचेंगे ये इलेक्ट्रॉन, इसको। लेकिन आप देख सकते हो इसको पार करना अचालक पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम क्यों होता है? पहले मैं ये बता दूं आपको। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा अंतराल। इसको बोला जाता है ऊर्जा अंतराल, या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल भी बोलते हैं इसको। निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनर्जी गैप। तो जो अचालक पदार्थ होते हैं, इनके लिए जो एनर्जी गैप का जो मान होता है, इनके लिए जो एनर्जी गैप का मान होता है वो कितना होता है? सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी गैप है, ऊर्जा अंतराल है, ये सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है? अचालक पदार्थों के लिए। कितना होता है ये? मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं, जब इनको हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक अगर ऊर्जा मिलेगी, तभी ये क्या करेंगे? यहां से इस ऊर्जा अंतराल को पार करते हुए चालन बैंड में पहुंच सकते हैं। बस अब सोचने वाली बात यह है, अचालक पदार्थ हमारे क्या क्या हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था, जैसे आपकी जो है लकड़ी हो सकती है, मोम हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्लास्टिक हो सकती है। ये सब कौन से? अचालक पदार्थ हैं। अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम आखिर इतनी ऊर्जा देंगे कैसे? हम ऊर्जा कैसे कैसे दे सकते हैं? देखो कैसे कैसे हम ऊर्जा दे सकते हैं। या तो हम उसको गर्म कर सकते हैं, या इस पर सूर्य का प्रकाश दे सकते हैं। जैसे आप सपोज करिए मैंने इसको ऊर्जा दी गर्म करके, मुझे ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। और ये काफ़ी बड़ा मान होता है ऊर्जा का। मतलब अगर हम इतनी ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को देंगे, मैंने मान लिया कि मैं इसको गर्म करके ऊर्जा दे रहा हूं, अगर हम इतनी ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो ये जो पदार्थ है ना अचालक पदार्थ, वो अचालक पदार्थ नष्ट हो जाएगा। वो अचालक पदार्थ नष्ट हो जाएगा। जैसे ही मार्कर है, ठीक है, मैं इसको ऊर्जा देना चाह रहा हूं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, तो जब मैं इसको ऊर्जा दूंगा ना तो ये पिघल के खराब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, चालन बैंड इसका खाली रहता है। अगर एक आध इलेक्ट्रॉन पहुँच भी गया, चलो हमने मान लिया, चलो एक आध इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, 2 इलेक्ट्रॉनों से धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। कोई ऐसा पदार्थ था जिसके मान लिया हमने आइडियल केस में कि 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए वहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉनों से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अचालक पदार्थों में धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि उसके चालन बैंड में क्या होंगे? हमेशा आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नगण्य होती है। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऊर्जा अंतराल का मान याद रखेंगे। अचालक जो पदार्थ होते हैं इनमें जो एनर्जी गैप होता है, इट इज अ मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी कारण धारा का प्रवाह इन पदार्थों में नहीं होता है। तो आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा ये। अब इसको लिखेंगे कैसे हम? देखिए कैसे लिखेंगे। अचालक पदार्थों के संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल का मान बहुत बड़ा होता है, जिस कारण अगर हम इनके परमाणुओं को या इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर इतने बड़े ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता है, अर्थात चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, और इसीलिए इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, ये आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ठीक। अगर पेपर में आ जाए कि ऊर्जा अंतराल से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो अंतराल होता है, जो ऊर्जा का जो अंतराल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा अंतराल। इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो ऊर्जा का गैप है, इसको पार करने के लिए, इसको पार करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को। इसको पार करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आप इसको ऐसे समझें, जैसे एक आप आ रहे थे कहीं, आप एक आगे नदी आई, अब नदी के हमें उस तरफ जाना है, तो नदी को पार करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कोई मरा हुआ आदमी नहीं कर सकता है वो नदी को पार, हमें ऊर्जा चाहिए। तो नदी को पार करने के लिए अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझ लो, कितनी ऊर्जा चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ऊर्जा होगी तभी आप नदी पार कर सकते हो। आया समझ में? तो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे चालक पदार्थों के लिए ऊर्जा बैंड के। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। ये डायग्राम पहले आप बनाएंगे, हेडिंग डाल के ये डायग्राम बनाएंगे, और ये आपको याद रखना है। और ये इसकी डेफिनेशन ऐसे हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखा है इसमें, अचालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, जिस कारण किसी बाहरी स्रोत से इन पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा, ये आपको यहाँ पर लिख लेना है, बाहरी पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलने पर फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसमें, पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलने पर इतने बड़े ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे इनका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जुड़े रहते हैं। प्रतिरोध इनका क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धारा का प्रवाह इनमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ऊर्जा गैप जो है वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ आपको ऊर्जा गैप का मान याद रखना है। अचालक पदार्थों में जो एनर्जी गैप होता है, इट इज़ अ मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे चालक पदार्थों के लिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें इसको, फिर हम लोग इसमें चालक पदार्थों के लिए देखते हैं। तो आगे इसमें हम लोग देखेंगे चालक पदार्थों के लिए ऊर्जा बैंड। अभी तक हमने इसमें अचालकों के लिए देखा था। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमारे चालन बैंड और जो संयोजी बैंड होते हैं, ये कुछ इस प्रकार होते हैं। इनमें ये कुछ इस प्रकार होते हैं। ये है हमारा संयोजी बैंड, और यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये होगा चालन बैंड। ठीक है, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड ये दोनों लगभग एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। ऐसे ये ओवरलैप हो जाता है इनका एक दूसरे के ऊपर, ऐसे हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है, चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है, ये या तो बहुत कम, जिसको हम नगण्य मान सकते हैं, बहुत ही कम होता है, या ये दोनों जो बैंड हैं हमारे, संयोजी बैंड और चालन बैंड, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, जिस कारण होता क्या है, ये जो हमारा संयोजी बैंड है, ये जो हमारा संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बंध से जुड़े हुए, सहसंयोजी बंध से ये जुड़े हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको अगर किसी भी स्रोत से अगर ऊर्जा मिलती है तो बहुत आसानी से ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ये चालन बैंड में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में। और इनके लिए जो ऊर्जा एनर्जी गैप जो होता है, वो होता है लगभग 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या लगभग हम इसको क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। ये होता है इनमें, ये चालक पदार्थों के लिए है। तो जैसे इन संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा कैसे मिलेगी, वही इस पर हो सकता है प्रकाश पड़ा हो, गर्म कर दो, ये सब ऊर्जा मिलने के रीज़न हो सकते हैं। तो जैसे इनको ऊर्जा मिलती है तो आराम से ये बहुत ही कम समय में चालन बैंड में क्या होते हैं, चले जाते हैं। और यही रीज़न है कि इनमें जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो बहुत आसानी से हो जाता है।
तो इसमें आप क्या लिखेंगे, चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है या तो बहुत कम होता है या फिर ये एक दूसरे पे क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलने पर वह आसानी से चालन बैंड में कूद जाते हैं और इस प्रकार इन पदार्थों में, चालक पदार्थों में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो बहुत आसानी से होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको पेपर में एक्सप्लेन करके आएंगे, डायग्राम आप बनाएंगे और ये आपको थोड़ा याद रखना है। ये आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि चालक पदार्थों के लिए ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है और चालक के लिए कितना होता है। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कौन सा वाला, अर्धचालक पदार्थों के लिए। तो आगे इसमें हम लोग देखेंगे चालक पदार्थों के लिए ऊर्जा बैंड। अभी तक हमने इसमें अचालकों के लिए देखा था। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमारे चालन बैंड और जो संयोजी बैंड होते हैं ये कुछ इस प्रकार होते हैं। इनमें ये कुछ इस प्रकार होते हैं। ये है हमारा संयोजी बैंड और यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये होगा चालन बैंड। ठीक है, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड ये दोनों लगभग एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। ऐसे ये ओवरलैप हो जाता है इनका एक दूसरे के ऊपर, ऐसे हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है, चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है ये या तो बहुत कम, जिसको हम नगण्य मान सकते हैं, बहुत ही कम होता है, या ये दोनों जो बैंड है हमारे संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, जिस कारण होता क्या है, ये जो हमारा संयोजी बैंड है, ये जो हमारा संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बंध से जुड़े हुए, सहसंयोजी बंध से ये जुड़े हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको अगर किसी भी स्रोत से अगर ऊर्जा मिलती है तो बहुत आसानी से ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ये चालन बैंड में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में। और इनके लिए जो ऊर्जा एनर्जी गैप जो होता है वो होता है लगभग 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या लगभग हम इसको क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। ये होता है इनमें, ये चालक पदार्थों के लिए है। तो जैसे इन संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा कैसे मिलेगी, वही इस पर हो सकता है प्रकाश पड़ा हो, गर्म कर दो, ये सब ऊर्जा मिलने के रीज़न हो सकते हैं। तो जैसे इनको ऊर्जा मिलती है तो आराम से ये बहुत ही कम समय में चालन बैंड में क्या होते हैं, चले जाते हैं। और यही रीज़न है कि इनमें जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है या तो बहुत कम होता है या फिर ये एक दूसरे पे क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलने पर वह आसानी से चालन बैंड में कूद जाते हैं और इस प्रकार इन पदार्थों में, चालक पदार्थों में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो बहुत आसानी से होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको पेपर में एक्सप्लेन करके आएंगे, डायग्राम आप बनाएंगे और ये आपको थोड़ा याद रखना है। ये आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि चालक पदार्थों के लिए ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है और चालक के लिए कितना होता है। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कौन सा वाला, अर्धचालक पदार्थों के लिए। तो इस प्रकार हम लोग इस चालक पदार्थों के लिए इसमें लिख लेंगे। पहले डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे इसमें, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखेंगे। चालक पदार्थों में संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल या तो बहुत ही कम होता है या दोनों बैंड एक दूसरे पर क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये नीचे वाला कौन सा है हमारा संयोजी, ये संयोजी बैंड है ऊपर, और ऊपर वाला कौन सा है, ये चालन बैंड है। अब ये एक दूसरे से अलग हैं और ये एक दूसरे से सटा के रखे गए हैं। ठीक है, तो ओवरलैप का मतलब क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर चढ़ जाता है। देखिए ऐसे
है ना। तो ये इसे बोलते हैं ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ओवरलैप कर जाते हैं। आगे इसमें लिखा है जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है तब यह इस छोटे से ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में कूद जाते हैं या चले जाते हैं, इसलिए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है और इसी कारण इनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो बहुत ही आसानी से होता है। तो चालक पदार्थों में विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होती है। आप चाहो तो इसमें एग्जाम्पल लिख देना, भाई तांबा है आपका इसमें आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जिसमें आप क्या लिखेंगे, उदाहरण के तौर पे उदाहरण आप इसमें लिख सकते हो, जैसे आपकी चांदी हो गई, चांदी है, तांबा है, तांबा हो गया, तांबा आदि। और इससे पहले जो हमने अचालक पढ़ा था उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, लकड़ी, प्लास्टिक, ये अभ्रक, ये सब कुछ लिख सकते हैं इसमें। लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे अर्धचालक पदार्थों के लिए, पहले आप इसको नोट कर लें। हम लास्ट पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक पदार्थों में देखिएगा क्या होता है, अर्धचालक पदार्थों में कैसे होते हैं इसके, ये आ गया हमारा कौन सा बैंड आ गया, ये हमारा संयोजी बैंड आ गया, ये संयोजी बैंड है, ये संयोजी बैंड है। और इसमें ये छोटा सा इसमें ऊर्जा अंतराल होता है। और ये कौन सा बैंड है हमारा, ये है इसका चालन बैंड, चालन बैंड। अभी मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे इसके, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होंगे कौन से बंद में, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर हैं, ये संयोजी बंद में है, ये संयोजी बंद में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है। और ये है इसका ऊर्जा गैप, ऊर्जा अंतराल है ये, ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। और अगर हम अर्धचालक पदार्थों की बात करें तो इनके लिए जो ऊर्जा अंतराल होता है, इनके लिए जो ऊर्जा अंतराल होता है ये होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्धचालक पदार्थों के लिए जो ऊर्जा अंतराल है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा का गैप है ये कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अचालक पदार्थों में कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। और चालक पदार्थों में लगभग हम 0 मानते हैं उसको। ठीक है, चालक पदार्थों में सबसे कम होता है 0, उससे ज़्यादा होता है अर्धचालकों में, और सबसे ज़्यादा किसमें होता है, अचालकों में। ठीक, इस समय अगर मैं बात करूं संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होंगे इस समय सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिलती है, जब इन इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है किसी बाहरी स्रोत से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस ऊर्जा अंतराल को पार करके कहां पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में। कहां पहुंच गए, ये आ गए इलेक्ट्रॉन हमारे चालन बैंड में। ठीक है, चालन बैंड में पहुंच गए इलेक्ट्रॉन। और सबसे खास बात, ये खास बात जो है ये केवल आपको अर्धचालक पदार्थों में ही देखने को मिलती है। क्या खास बात है, जैसे आप सपोज करिए, मैं मान ले रहा हूं ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने साथ वाले जिस इलेक्ट्रॉन के साथ भी सहसंयोजी बंध से जुड़ा होगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अंतराल को पार करते हुए यहां पहुंच जाता है। और यहां पर संयोजी बंध में क्या होता है पता है, इसकी जगह पर एक होल बन जाता है। क्या बन जाता है, एक होल। जहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा वहीं पर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। इस होल को हम लोग बोलते हैं कोटर। क्या बोलते हैं इस होल को, कोटर। आपको याद रखना है, अगर मैंने कहीं पर ये ऐसे बनाया है तो ये इलेक्ट्रॉन है, और कहीं मैंने इसको अगर ऐसे बनाया है तो ये कोटर है। ये क्या है, कोटर है। आप अगर सिंपल बोलूं इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो, ये जो कोटर है ना, कोटर ये इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। जहां ये इलेक्ट्रॉन होता है वो कोटर है। जैसे हम कुर्सी पे बैठे हूं
तो अगर हम अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझ लें और कुर्सी को कोटर समझ लें, तो हम उठेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन हो गए, तो भाग क्या रह जाएगी, कुर्सी रह जाएगी। ऐसे अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से हटता है वहाँ पर क्या बनता है, कोटर बनता है। ये प्रॉपर्टी किसमें होती है, हमारे अर्धचालक पदार्थों के अंदर होती है ये, ठीक है। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर पहुँच रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी जगह छोड़ेगा वहाँ पर एक क्या बना लेगा, एक कोटर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर होंगे हमारे कोटर होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, कोटर होंगे, ठीक है, ये होंगे यहाँ पर कोटर। और सबसे खास बात, जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किनके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और अचालक पदार्थों में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, क्योंकि उनमें ऊर्जा गैप सबसे ज़्यादा होता है। तो चालकों में किसके कारण होती है धारा प्रवाहित, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, ये आपको याद रखना है, अर्धचालक पदार्थों में अर्धचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के कारण, ये दोनों के दोनों अर्धचालक पदार्थों में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। कोटरों के कारण भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये आपको याद रखना है, ये खास तौर पर अर्धचालक पदार्थों में ही होता है। ये हम और आगे जब बढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे और अच्छे से, ये कोटर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। बस आपको इतना याद रखना है, कोटर पे होता है हमारा ऋणावेश, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे होता है हमारा ऋणावेश, और जो कोटर होता है इस पर होता है धनावेश। तो एक तरीके से कोटर हमारे क्या है, आवेश हैं। कैसा आवेश है, धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है, ये ऋणावेश है, ठीक है। तो दोनों के कारण यहाँ ये दोनों मुक्त हैं, कोटर भी मुक्त है और इलेक्ट्रॉन भी मुक्त हैं। तो दोनों क्या करेंगे, ये इन दोनों के कारण क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी अर्धचालक पदार्थों में, ठीक है। दूसरी बात, आप सपोज करिए अगर अर्धचालक पदार्थों में दो पदार्थ हमारे हो सकते हैं, या सिलिकॉन हो सकता है, सिलिकॉन। अगर ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है, सिलिकॉन के लिए जो Eg का मान होता है, एनर्जी गैप, ये होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। इट इज अ एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन। ये सिलिकॉन का ऊर्जा गैप होता है कितना, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये परमाणु, अगर ये अर्धचालक हमारा कौन सा हो, सिलिकॉन का हो, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, कम से कम इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन इस संयोजी बैंड को पार करके कहाँ पहुँच जाएंगे, इस संयोजी बैंड से कूद कर कहाँ चले जाएंगे, चालन बैंड में। ये किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए है। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है, इसके लिए Eg की वैल्यू होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जर्मेनियम का अगर हम ये अर्धचालक ले लें तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कम से कम इतनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, संयोजी बैंड से कूद जाएंगे किसमें, चालन बैंड में। ये सिलिकॉन के लिए है और ये जर्मेनियम के लिए है। आपको कमेंट में ये बताना है जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन दोनों में, फिलहाल ये दोनों हमारे अच्छे अर्धचालक होते हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर इन दोनों में बात करें, सिलिकॉन और जर्मेनियम में, इन दोनों में से अच्छा कौन होगा, इन दोनों में भी तो कोई अच्छा होगा ना। वैसे पूरी आभा सारणी में सबसे अच्छे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो हमारे सिलिकॉन हैं और जर्मेनियम है। अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करूं तो आप मुझे ये बताइएगा कमेंट में कि इन दोनों में से इसके आधार पर, ये एनर्जी गैप के आधार पर कौन अच्छा सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 0 केल्विन भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, 0 केल्विन, ये ओके नहीं है, 0 केल्विन है। अगर इतने टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे अर्धचालक पदार्थ होते हैं ये व्यवहार करते हैं किसकी तरह, विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करते हैं।
किसकी तरह व्यवहार करते हैं? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या होते हैं? वही अचालक पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। और जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं या इसको गर्म करते हैं, तब होता क्या है? इन पदार्थों का प्रतिरोध घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद टूट के इलेक्ट्रॉन वहां चले जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। मतलब क्या होगा इनमें? प्रतिरोध इनका घटता है। अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं, जब हम इनको गर्म करते हैं तो इनका प्रतिरोध घटता है और चालकता इनकी बढ़ती है। चालकता का मतलब होता है धारा कितनी आसानी से प्रवाहित हो रही है, उसकी क्षमता को हम लोग बोलते हैं चालकता। ठीक है, तो इनको जब हम गर्म करते हैं, अर्धचालक पदार्थों को जब हम गर्म करते हैं तो इनका प्रतिरोध घटता है जबकि चालकता बढ़ जाती है। और चालक पदार्थों में उल्टा होता है। आपको मैंने पढ़ाया भी था चैप्टर 3 में, ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव। तो जब हम गर्म करते हैं ना, किसी चालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसकी चालकता घट जाएगी। ठीक है, तो ये सब आप लिखेंगे। ये एक नंबर के सारे क्वेश्चन यहाँ मौजूद हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन और ये आपसे पूछे जाते हैं एक नंबर के जो है MCQs में, बहुविकल्पीय में। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए ऊर्जा अंतरालों के मान लिखिए, कितने कितने होते हैं 1 नंबर में। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि 0 केल्विन ताप पर जो अर्धचालक पदार्थ होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? वो व्यवहार करता है हमारा एक नॉन कंडक्टर, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह व्यवहार वो करता है। ठीक है, तो पहले हम इसमें लिख देते हैं, फिर हमारा ये जो है अर्धचालक भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसमें जो है नोट करेंगे। इसमें लिखा है अर्धचालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल का मान बहुत छोटा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमेशा कम होगा Eg। और मैंने आपको बताया था सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जबकि 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत रोधी पदार्थों के समान व्यवहार करते हैं। जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी जाती है तो यह छोटे से ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में कूद जाते हैं। इस प्रकार संयोजी बैंड में एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पर एक कोटर का निर्माण होता है। ये देखिए कोटर है, एक इलेक्ट्रॉन जब उधर पहुंचेगा तो उसकी जगह एक कोटर बन जाएगा। संयोजी बैंड में एक कोटर का निर्माण होता है। इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। जब हम अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध घटता है, जबकि इनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। चालकता क्या होती है? इनकी बढ़ जाती है। और अर्धचालक पदार्थों में वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के कारण होता है। ठीक है, और ये इसके उदाहरण हो जाएंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन। मैंने आपसे कमेंट में इसका जवाब मांगा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में से कौन अच्छा अर्धचालक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप वीडियो पर नए हों, चैनल पर नए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अगर इस प्रकार की वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाएं। तो मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में इसी चैप्टर की। तो अब तक के लिए थैंक यू।